हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आर्ट ऑफ रीडिंग की संडे स्पेशल क्लास है जो आपकी भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। आपकी तो फेवरेट इसलिए है क्योंकि इस क्लास से निकलता है आपके दिमाग से इंग्लिश का डर। अगर बड़ा सा सेंटेंस दे दिया जाए तो उसको कैसे पढ़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका मीनिंग निकालना है, बड़े बड़े ग्रामर रूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे समझ के अप्लाई करना है, ये इस क्लास में आप सीखते हो। और मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि इस क्लास में मैं जो आपको सिखा सकता हूं ना, ये 4 से 5 घंटे लगते हैं नॉर्मल किसी क्लास में मुझे सिखाने के लिए। तो एज ए टीचर मुझे बड़ा मजा आता है मैक्सिमम लर्निंग देने में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को। एक लाइक और एक शेयर देना इस सेशन को। 5 मिनट की क्लास में आपको फील हो जाएगा कि ये कंटेंट यूट्यूब पे तो क्या किसी पेड कोर्स में भी अवेलेबल नहीं है। शुरू करें। चल, पहला सेंटेंस आपके सामने, आराम से इसको पढ़ लो, डरना बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा जरूर है लेकिन तोड़ेंगे इसको, इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे इसके। तो पढ़ के इसका मीनिंग निकालो, फिर अपने साथ में मिलकर इसको तोड़ते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई देना। इसमें बहुत सारी एरर्स हैं जो जानबूझ के रखी गई हैं। कह रहे बाय द टाइम द गवर्नमेंट हैड फाइनली recognized its intransigence and averseness for critical reform। कॉमा लग गया, इतना ही मीनिंग निकाल लो। कह रहे हैं कि जब तक ऐसा हुआ, बाय द टाइम क्या हुआ, सरकार ने फाइनली रिकॉग्नाइज किया या आखिरकार पहचाना, और किसको, अपनी इंट्रांसिजेंस को। अब ये नया वर्ड है आपके लिए, इंट्रांसिजेंस। इसका मतलब होता है ढीठपना, जिद्दीपना, स्टबर्ननेस। तो जब तक सरकार ने पहचाना अपने ढीठपने को, जिद्दीपने को, इंट्रांसिजेंस को, और अपने अवर्सनेस को या परहेजी स्वभाव को, अवर्सनेस होता है परहेज, जो है क्रिटिकल रिफॉर्म का, बहुत ही जरूरी या क्रिटिकल सुधारों को लेकर के। तो जब तक सरकार को पता लगा कि ये 2 गलत काम हम कर रहे हैं, हम बहुत ढीठ हो गए हैं और सुधार के लिए थोड़े से परहेजी हैं, तब तक हुआ क्या, कह रहे तब तक हुआ ये, आगे पढ़ो, मल्टीपल एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स indicating the ruling administration in a shambles were already made public। बहुत सारे एनालिसिस और रिपोर्ट्स जो इंडिकेट करते थे रूल करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को या सत्ता में बैठे प्रशासन को, और क्या इंडिकेट करते थे कि वो एक शैम्बल्स में है या बड़े अफरा तफरी के माहौल में है, बड़ा अस्त व्यस्त है। इन अ शैम्बल्स होना, अस्त व्यस्त होना। कह रहा है ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स पहले से ही मेड पब्लिक हो गई थी, यानी पब्लिक के सामने आ गई थी, अखबारों में, टीवी में, यूट्यूब पे मेड पब्लिक होना। तो ये काम इस सेंटेंस में बताया गया। अब देखो आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, फिर कॉमा लगा दिया इसने। कह रहा है हैविंग सॉलिसिटेड नो पब्लिक सपोर्ट फॉर हाई हैंडेड पॉलिसीज वर लेटर जस्ट रिटर्डेंट। कह रहा जी ये सारा काम हुआ सॉलिसिट कर चुकने के बाद। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल करवाएंगे आपको। ये सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से कोई चीज मांग के निकलवाना, सपोर्ट, रिस्पॉन्स, जवाब, किसी चीज को लेकर के जब आप किसी से लेते हो ना, ऐसी चीजें सपोर्ट वगैरह है ना। तो कह रहा है ये सारा काम हुआ सॉलिसिट करने के बाद में या पा लेने के बाद में। कोई भी पब्लिक सपोर्ट नहीं ऐसी पॉलिसीज के लिए, कानूनों के लिए जो हाई हैंडेड थी, जो बहुत जरूरत से ज्यादा अकड़ू पने वाली थी। हाई हैंडेड मतलब एरोगेंट। और कह रहे जो लेटर बाद में जाके जज भी की गई रिडंडेंट, यानी गैर जरूरी। तो सरकार ने पब्लिक से कोई सपोर्ट नहीं पाया। जो सरकार की पॉलिसीज थी बहुत अकड़ू पने वाली, पब्लिक ने यही बोला था ये पॉलिसीज खराब है, और बाद में पता भी लगा कि ये गैर जरूरी थी, इनकी कोई जरूरत भी नहीं थी। तो ये सपोर्ट ना पाने के बाद सरकार बड़े अस्त व्यस्त माहौल में थी, ऐसा रिपोर्ट से हमें पता लगा। और फाइनली सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया कि हम बड़े ढीठ और परहेजी हैं रिफॉर्म को लेकर के। मैं मानता हूं ये बड़ा ट्विस्टेड सेंटेंस है, लेकिन ये पीक है। अभी आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हो, ठीक है, एग्जाम्स के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हो अपनी प्रिपरेशन में। इसके नीचे नीचे ये सब कुछ भारत में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे लो, एसएससी दे लो, बैंकिंग एग्जाम दे लो, पीओ के मेंस की बात कर रहा हूं मैं, सब कुछ इसके नीचे ही मिलेगा एक लेवल। तो इस लेवल की तैयारी आपको करनी है। अब अपना सवाल ये है जी सर ये पढ़ा तो आपने पढ़ा दिया, मेरे भी समझ में आ गया, लेकिन मैं खुद से कैसे पढ़ूं? तो उसके लिए अपने को साइड में ले जाकर के इस सेंटेंस को विजुलाइज करना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे मैंने बोला वही टुकड़े आपके सामने बन गए हैं।
अब इन टुकड़ों को अपने जोड़ेंगे। देखो ये सेंटेंस पढ़ना चाहिए इस तरीके से, बाय द टाइम। रुक जाओ, बाय द टाइम का मतलब होता है अनटिल, या जब तक ऐसा हुआ। बाय द टाइम मतलब इस वक्त तक। किस वक्त तक? द गवर्नमेंट हैड फाइनली रिकॉग्नाइज्ड। गवर्नमेंट बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 1, हैड फाइनली रिकॉग्नाइज्ड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में इसकी वर्ब नंबर 1। समझ पा रहे हो ना, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर मिला रहे हैं अपने। सरकार ने जब तक पहचाना, द गवर्नमेंट हैड फाइनली रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानना, आइडेंटिफाई करना। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार, ये एक एडवर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। कह रहा है क्या पहचाना सरकार ने। अब देखो वर्ब से जो व्हाट का रिप्लाई कर दे चीज, या होम का रिप्लाई कर दे, कभी कभी वेयर का भी। व्हाट्स का मतलब होता है क्या, होम का मतलब होता है कौन, वेयर का मतलब होता है कहां। ऐसे नाउन्स जो किसी वर्ब से इन तीनों चीजों का रिप्लाई करें वो नाउन्स वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहां पे हमने क्या पहचाना सरकार ने भाई? सरकार ने पहचाना दो चीजों को। नाउन 1 है इंट्रांसिजेंस, नाउन 2 है अवर्सनेस। ये दोनों नाउन्स इस वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि वर्ब से क्या कर रिप्लाई कर रहे हैं ना। सरकार ने आखिरकार पहचाना अपनी यानी इट्स की इंट्रांसिजेंस को यानी ढीठपने को, स्टबर्ननेस को, और पहचाना सरकार ने अपने परहेजी रवैये को, अवर्सनेस को। और ये किसके लिए? फॉर प्रेपोजिशन आ गई। फॉर का मतलब होता है के लिए। अब वो आगे जो चीज है वो के लिए के आगे लिख दोगे आप। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। ठीक है, तो हर प्रेपोजिशन को एक रिफॉर्म, एक नाउन आपको देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बना के। इधर फॉर को आपने रिफॉर्म दे दिया। क्रिटिकल एक एडजेक्टिव है। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गंभीर, बहुत संजीदा। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, रिफॉर्म बड़े क्रिटिकल चाहिए। तो इस तरीके से आपने इसको ब्रेक किया। अब और आगे बढ़ो। मल्टीपल एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। देखो यहीं पे रुक जाओ, ये मल्टीपल को आप यहां पे इमेजिन करो। ठीक है, ये यहां लिखा हुआ है, हमने अलग टुकड़ा बनाया इसको। कह रहा है जी बहुत सारे एनालिसिस और रिपोर्ट्स ने, जब तक ऐसा हुआ ना, जब तक सरकार ने इतना काम किया तब तक हुआ क्या? मेन काम ये हुआ कि बहुत सारे विश्लेषण और रिपोर्ट्स। अब देखो ये बन गया सब्जेक्ट नंबर 2, एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, मल्टीपल यानी बहुत सारे। इन्होंने क्या किया? देखो इनके लिए इन्होंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होगी, ऊपर गवर्नमेंट नाम के सब्जेक्ट को आपने हैड रिकॉग्नाइज नाम की वर्ब दी थी। ठीक है, यहां पे एक नया सब्जेक्ट आया है और इसको भी एक वर्ब आपको देनी पड़ेगी, लेकिन ये इंडिकेटिंग जो है इसकी वर्ब नहीं है। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। वर्ब जब भी आईएनजी फॉर्म में आती है तो अपने पहले इज, एम या आर को लेती है, वॉज वर्ब को लेती है। बोल के देख लो, आई एम प्लेइंग, शी इज स्लीपिंग, दे आर कमिंग। कभी भी इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बिना मेन वर्ब लगती नहीं है अंग्रेजी में। तो ये जो लगी हुई है ना, ये वर्ब नहीं है, यहीं से पता लग गया मुझे। तो ये जो दूसरा सब्जेक्ट है इसकी वर्ब आगे कहीं और मिलेगी। अब ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है। वर्ब को जो एनालिसिस और रिपोर्ट्स है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। वो एनालिसिस, वो रिपोर्ट्स जो इंडिकेट करते हैं, जो हमें बताते हैं रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन के शैम्बल्स में होने को या फिर अस्त व्यस्त होने को। समझ पाए? ये पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज इसको बोलते हैं। चलो अब सब्जेक्ट की वर्ब ढूंढते हैं आगे, एनालिसिस और रिपोर्ट्स की। देखो वर्ब आ गई यहां, वर ऑलरेडी मेड पब्लिक। पैसिव वॉइस में वर्ब लगी हुई है, वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड सब्जेक्ट की वर्ब है वर्ब नंबर 2। मेक पब्लिक करना, ये फ्रेज अंग्रेजी में किसी चीज को सबके सामने लाना। ठीक है, अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टीवी में छाप देना, मेक पब्लिक। अब देखो यहां लग गया कॉमा। मैं चाहता हूं इतना सेंटेंस आप पढ़ लो, आगे का तो अपने आप जुड़ जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि पूरा सेंटेंस आप विजुलाइज कर सको। जब तक ऐसा हुआ, क्या हुआ? सरकार ने फाइनली रिकॉग्नाइज किया या पहचाना। और किसको पहचाना? एक तो अपने ढीठपने को, इंट्रांसिजेंस को, नाउन नंबर 1, और दूसरे अपने परहेजीपने को, अवर्सनेस को, नाउन नंबर 2। दोनों नाउन जो है ऑब्जेक्ट है रिकॉग्नाइज वर्ड के। और ये किस चीज के लिए था ढीठपना? फॉर प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका रिफॉर्म। रिफॉर्म को लेके, सुधारों को लेकर के। सरकार चाहती नहीं थी सुधार लाए जाए, सुधार जो कि बहुत क्रिटिकल थे, जरूरी या इंपॉर्टेंट थे। जब तक ऐसा हुआ ना,
तब तक हुआ ये, अब देखो सब्जेक्ट नंबर 2 मिल गया, मल्टीपल एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। बहुत सारे एनालिसिस और रिपोर्ट्स हमें मिले, और वो कैसे थे देखो, उसके बारे में एक पार्टिसिपल फ्रेज लगा के बताया गया, वर्ब नहीं है यहाँ। अगर ये वर्ब होती तो इज, एम, आर, वॉज, वर इसके आगे लगा होता। मेन वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज, वर के बिना नहीं आती, बीन के बिना नहीं आती। तो ये पार्टिसिपल है, ये बता रहा है एनालिसिस और रिपोर्ट्स के बारे में, वो रिपोर्टें, वो एनालिसिस जो इंडिकेट करते हैं या करने वाले हैं, और किसको, सत्ता में बैठे प्रशासन के शैम्बल्स में होने को या अस्त व्यस्त होने को। कह रहा है इन रिपोर्ट्स एनालिसिस को ना मेक पब्लिक कर दिया गया था पैसिव वॉइस में। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2, मेक पब्लिक करना, सबके सामने लाना। अब देखो इतना समझ गए तो बाकी कुछ बचा ही नहीं। कह रहा है जी ये सारा काम हुआ ना सॉलिसिट करने के बाद में, हैविंग सॉलिसिट, परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कैसे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बिना इज, एम, आर के, तो पार्टिसिपल कहलाएगी, और हैव प्लस में V3 लगा हुआ है तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये काम बता रही है जो पहले एक हो चुका है। ये सारी चीजें जो हुई इस काम के होने के बाद, सॉलिसिट करने के बाद में, मांग लेने के बाद में, कोई भी सपोर्ट नहीं पब्लिक का अपनी हाई हैंडेड पॉलिसीज के लिए या अकड़ू पने वाले कानूनों के लिए। कह रहे जो कि लेटर आगे जाके जज किए गए थे रिडंडेंट या फिर गैर जरूरी। रिडंडेंट वर्ड का मतलब होता है एक्स्ट्रा, जिसकी जरूरत ना हो, जहां पे सुई की जरूरत थी वहां तलवार ले आए, तो इसलिए आपका कानून जो है रिडंडेंट है, गैर जरूरी है। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो ये पूरा का पूरा परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हैव प्लस V3 से शुरू हुआ है। इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब होने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि ये फ्रेज अपने आप में फ्रेज है। सब्जेक्ट वर्ब लग जाता तो एक क्लोज बन जाता, फ्रेज है ना ये। चलो अब इसमें अगर आप देखो ये नाउन्स, इनको मैं थोड़ा ब्रेक कर देता हूं। सॉलिसिट नाम की वर्ब का ऑब्जेक्ट है पब्लिक सपोर्ट। क्या सॉलिसिट किया, पब्लिक सपोर्ट को सॉलिसिट नहीं किया, नो पब्लिक सपोर्ट। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पॉलिसीज। हाई हैंडेड यहां एडजेक्टिव है, हाई हैंडेड का मतलब होता है अकड़ूपने भरा। वर यहां पे वर्ब है, जज्ड, वर जज्ड पता नहीं किसकी वर्ब है, सब्जेक्ट कोई दिख नहीं रहा, और जज किया गया रिडंडेंट, रिडंडेंट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहां थोड़ी मुझे गड़बड़ सी लग रही है, क्योंकि वर जज नाम की वर्ब मिल रही है लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। किसकी वर्ब बनाऊं, पॉलिसीज की वर्ब बनाऊं? पॉलिसीज तो फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। चलो इसको आगे देखेंगे। ठीक है, ब्रेक हो गया सेंटेंस आपका, इसको रिपीट कर लेना। जिस बच्चे ने ये चीज करना सीख ली 70% भी, तो इंग्लिश जो है आपका, मतलब एक स्ट्रेंथ ही है आपकी इंग्लिश। 70% भी इस लेवल पे आप आगे, जहां मैं दौड़ रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं, ये काफी है इन एग्जाम्स के लिए, जो एसएससी, बैंक, ये छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना। चलो अब इसमें निकालनी है अपने को एरर्स। मैं वीडियो को करता हूं पॉज। एडिटोरियल्स आपने पढ़े हैं, पिछली क्लासेस में सेंटेंस आए हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे लास्ट वीक इस पे अप्लाई होंगे। एक बार खुद से आप ट्राई दो, सारे एक एक कॉन्सेप्ट को अपने को भी सीखना है। ठीक है, पॉज करूं वीडियो को। चलिए आगे बढ़ने से पहले, डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक की विंटर सेल अभी एक्टिव है। 351 रुपीज के डिस्काउंटेड प्राइस पे 1 साल का मॉक टेस्ट पास आप टेक्स्ट बुक से अवेल कर सकते हैं। कूपन लगाएं YT10। इस मॉक टेस्ट पास में तकरीबन 1.5-2 लाख के आसपास आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। ढेरों मॉक टेस्ट हैं। फिर आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, स्टेट PSC हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल आपको हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें शामिल हैं, उनको भी मॉक की फॉर्म में आप लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे आपको, लाइव टेस्ट मिलेंगे, जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग निकाल लो आप, अपने आंसर्स को एनालाइज कर लो। सब चीज़ें इस पास के अंदर इंक्लूडेड हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, जो भी प्राइस आपको दिखाए उस पर कूपन लगाएं YT10। जैसे इस कूपन को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस खट के हो जाएगा 351 रुपीज़। अगेन पैसे को सेव करें, कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट बुक का लिंक आपको गिवन है। ऑलराइट, प्रमोशन हो गया, अब आ जाएं इस पे। चलो आज लास्ट डे है टेक्स्ट बुक की सेल का, जिनको जरूरत है सस्ते पासेस ले सकते हैं। देखो पहला कॉन्सेप्ट अपने पास, पहले इजी वाले पे चलते हैं ना। देखो आपने सारे वर्ड्स देखे होंगे, 2-3 दिन पहले की क्लास में आए थे। बेसिस, एनालिसिस, थीसिस, एक्सिस, हाइपोथेसिस, पेरेंथेसिस, ये सारे वर्ड्स लास्ट में IS लेकर के बने हुए हैं। देख रहे हो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, IS। और अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे,
जनरली जिन वर्ड्स के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ एक्स आता है, हम उनके आगे ई एस लगा देते हैं डबल जो है उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे एक वर्ड है क्लास, एक वर्ड है बस, तो क्या करते हैं आगे ई एस लगा देते हैं, क्लासेस, बसेस ऐसा लिखते हैं ना। तो बेसिस का अगर प्लूरल बनाना हो तो आप इसके आगे भी ई एस लगा देंगे, लेकिन इसको बोल के देखो, बेसिसिस, एनालिसिस, थीसिसिस, नहीं बोल पा रहे ना। इसलिए अंग्रेजों ने एक खास काम किया ऐसे वर्ड्स के साथ में जिनमें लास्ट में इस ऑलरेडी आ रहा हो, आई एस। अंग्रेज ये कहते हैं कि इनका प्लूरल बनाने के लिए पीछे ई एस मत लगाओ, इस आई एस को ही ई एस में बदल दो। तो बेसिस का हो जाता है बेसिस, बोला वैसे ही जाएगा, लिखा जाएगा आई एस की जगह ई एस, प्लूरल बन गया। एक विश्लेषण हो तो एनालिसिस, बहुत सारे हो तो एनालिसिस ई एस के साथ। एक थ्योरी हो तो थीसिस, बहुत सारी हो तो थीसिस। एक एक्सिस या अक्ष हो तो एक्सिस, बहुत सारे हो तो ई एस के साथ एक्सिस। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ यहां पे सिंगुलर चाहिए था या प्लूरल चाहिए था? मल्टीपल एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। मल्टीपल यानी कई सारी रिपोर्टें प्लूरल में, तो एनालिसिस भी तो प्लूरल में आएंगे ना भाई। कई सारे हैं, मैं बोल रहा हूं कई सारे हैं, तो कई सारे मतलब प्लूरल में लिखूंगा, कई सारे लड़के, कई सारी लड़कियां, कई सारे स्कूल, कई सारे एनालिसिस। तो एनालिसिस को आपने सिंगुलर में कैसे रख दिया? क्या करें इसका? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, आई एस को ई एस में बदल दो, मल्टीपल एनालिसिस लिख दोगे ई एस के साथ, मामला सेट हो जाएगा। तो ये तो जी बिल्कुल एमटीएस लेवल की एरर, एमटीएस लेवल का एग्जाम होता ना ग्रुप डी वाला, वैसी वाली एरर आपने पहली जो है पकड़ी। अब थोड़ा सा और ऊपर आओ, कुछ और नाउन्स है हमारे पास। जैसे आपने देखा शैम्बल्स, शैम्बल्स के पीछे लगा हुआ है एस, लेकिन आगे लगा हुआ है ए। आप अंग्रेजी में कभी भी ए या एन किसी शैम्बल्स जैसे एस से खत्म होने वाले नाउन के आगे लगा हुआ नहीं देखेंगे। ए का मतलब होता है एक, इसके आगे एप्पल लिखो, एन एप्पल, एप्पल्स लिखते ही फिर एन निकल जाता है। अगर एक लड़का है, बॉय लिखा आपने, बॉय, तो आप लिख सकते हो आप बॉय, लेकिन बॉयज लिखते ही आगे का ए हट जाता है। लेकिन शैम्बल्स में एस लगा हुआ है फिर भी ए लगा हुआ है, तो गलती है ना यहाँ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अंग्रेजी में कुछ विचित्र अतरंगी नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है और हैं वो सिंगुलर। धोखेबाज हैं, सिंगुलर नाउन है पीछे एस लगा करके। अब इनका ध्यान रखना पड़ता है, इनका एस देख करके कभी भी गच्चा नहीं खाना है कि ये प्लूरल मान लूं और इनकी प्लूरल वर्ब लगा दूं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो इनकी कैटेगरी बना रखी है अपन ने। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज, पीछे इनके एस आता है लेकिन सारी सिंगुलर बीमारियां हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह, एक ही बीमारी है ना मधुमेह। तो चलो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ये सारे नाउन्स जो कि सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, डिसिप्लिन्स की, इनके लास्ट में भी एस आता है, लेकिन हमेशा इनको सिंगुलर ही अपने को ट्रीट करना होता है। फिर ये खेल है, टेनिस, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, पीछे एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर है। लास्ट में देखो शैम्बल्स, गैलोज और मीन्स। देखिए मीन्स का मतलब होता है जरिया। ये पीछे का एस देख करके मत सोचना बहुत सारे जरिए हैं, एक ही जरिया है। गैलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा, एक ही फंदा। शैम्बल्स का मतलब होता है अस्त व्यस्तता, डिसऑर्डर। ये तीनों सिंगुलर नाउन्स हैं, इन तीनों के आगे अ लगता है। अ शैम्बल्स, अ गैलोज, अ मीन्स। और लास्ट में तीन और है जिनके आगे ना ए लगे, ना एन लगे, ना कुछ लगे, और ये होते सिंगुलर हैं। पहला है केओस, दूसरा है कूडोस, तीसरा है न्यूज। न्यूज का मतलब खबर, कुडोज का मतलब बधाई, केओस का मतलब है अराजकता। समझ पा रहे हो? इनके आगे ए लगाने की जरूरत नहीं है, एन लगाने की जरूरत नहीं है। केओस, कुडोस, न्यूज। इसमें एक और नाउन था एथोस, लिख देता हूं मैं, ETHOS। एथोस का मतलब है आपके जो है मॉरल वैल्यूज वगैरह। तो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का। जहां भी ये नाउन दिखे इनको वर्ब हमेशा सिंगुलर देनी है, इनके आगे अ लगाना है इन तीनों के, और बाकियों को देख लेना सिंगुलर तरीके से ट्रीट करना है बिना अ लगाए। न्यूज के, कूडोज के, केओस के आगे अ लगाने, एन लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही सिंगुलर है बिना ए एन के। तो अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो भाई साहब ये जो आप देख रहे हो ना एरर, ये एरर है नहीं। ये जो आप देख रहे हो इन अ शैम्बल्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब आ जाएं तीसरे पे। चलो, आपने देखा हैविंग सॉलिसिटेड नो पब्लिक सपोर्ट फॉर हाई हैंडेड पॉलिसीज। इसमें ये वर्ब रखी हुई है, वर जस्ट। हर वर्ब को अंग्रेजी में एक सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इसका सब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा।
देखो मैं इसको ब्रेक करता हूं। हैविंग सॉलिसिटेड परफेक्ट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल है, परफेक्ट बना रहा है हैव V3 के साथ। सॉलिसिट वर्ब का ऑब्जेक्ट है पब्लिक सपोर्ट। सॉलिसिट क्या किया, पब्लिक से क्या लिया, सपोर्ट लिया, तो क्या से रिप्लाई कर दिया, सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट ने वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है पॉलिसीज, सपोर्ट था पॉलिसीज के लिए, कानूनों के लिए। पॉलिसीज कैसी थी, हाई हैंडेड थी, अकड़ू पने भरी थी, एरोगेंट थी। ये हाई हैंडेड एडजेक्टिव पॉलिसीज को मॉडिफाई कर रहा है, पॉलिसीज बन गया फॉर का ऑब्जेक्ट। अब देखो आगे लिखा हुआ है रिडंडेंट नाम का एडजेक्टिव, जज नाम की वर्ब, लेटर नाम की एडवर्ब और वर नाम की हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पैसिव में आ ही नहीं सकती, क्योंकि कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं। बिना सब्जेक्ट के वर्ब नहीं, बिना वर्ब के सब्जेक्ट नहीं। ये पॉलिसीज तो इस फॉर नाम की प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसको जज कर दिया इन्होंने, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो इसका इलाज क्या है, इस पूरे जो वर्ब फ्रेज को हमें पार्टिसिपल फ्रेज में चेंज करना होगा, ताकि मीनिंग वही रहे लेकिन ग्रामर सही हो जाए। तो कैसे करूं, ये वर जज्ड है ना, इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दो V3 लगा करके, और यहां लिख दो फॉर हाई हैंडेड पॉलिसीज, वर को निकाल दो, लेटर जज्ड रिडंडेंट। सुन लेना ध्यान से, बड़ा आसान है। आपको मिली हुई है वर्ब, वर्ब को बदल दो पार्टिसिपल में। पास्ट की बात है तो पास्ट पार्टिसिपल में बदल दो, प्रेजेंट की होती तो प्रेजेंट में बदल देता वर्ब की ING फॉर्म में। यहां पास्ट लगा हुआ ना, तो V3 लगा के छोड़ दो पास्ट पार्टिसिपल। कौन सी पॉलिसीज, पॉलिसीज जज्ड रिडंडेंट। समझ पाए ना, कौन सा घर, हाउस बर्न्ड इन द फायर। हाउस कौन सा, जो जल गया था फायर में, हाउस बर्न्ड इन द फायर। पॉलिसी कौन सी, पॉलिसी जज्ड रिडंडेंट, जिसको जज किया गया था गैर जरूरी। तो ये तरीके से इस पूरे फ्रेज को आप सही कर सकते हो, इस वर्ड को यहां से निकाल के। एक और तरीका है इसको सही करने का, पॉलिसीज के लिए यहां लगा दो दैट और रिलेटिव क्लोज बना दो, पॉलिसीज दैट वर जज्ड रिडंडेंट। दोनों में से जो कर दोगे वो सही है, ये भी ठीक है और ये निकाल दोगे तो भी ठीक है। अगर ये दैट लगाया तो फिर सब्जेक्ट मिल गया इस वर्ड जज्ड को, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये पॉलिसीज को मॉडिफाई कर देगा, है ना। चलो, तो ये थी जी एरर नंबर 3, थोड़ी से अच्छे लेवल की थी। अब आ जाओ इससे और लेवल एक ऊपर, जो है मेंस लेवल। ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको 10th चैप्टर पे ले जाना पड़ेगा, और 10th चैप्टर ये कहता है कि अगर 2 इवेंट्स हो आपके पास पास्ट के, मान लीजिए आज है संडे, कोई घटना हुई फ्राइडे को और एक घटना हुई बुधवार को, वेंसडे को। आज संडे के लिए दोनों घटनाएं पास्ट की हैं। भाई आज संडे है, फ्राइडे वाली भी पास्ट है, अतीत है, वेंसडे वाली भी पास्ट है। लेकिन जब इन दोनों घटनाओं को, इवेंट्स को एक ही सेंटेंस में मैं लिखूंगा, तो मैं वेंसडे वाली जो घटना है जो पहले हुई है पास्ट में, उसको लिखूंगा पास्ट परफेक्ट में। जो अर्लियर पास्ट में आए वो पास्ट परफेक्ट में, और जो फ्राइडे को हुई है, जो बाद में हुई है, हालांकि पास्ट है वो, लेकिन हुआ कब है, बाद में, उसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसके लिए कुछ हिंट्स मिलती हैं आपको सेंटेंसेस में। 5 सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके देखो। हर सेंटेंस में 2-2 ब्लैंक्स हैं। कौन सी वर्ब पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में, और कौन सी को पास्ट परफेक्ट में आप रखेंगे। करवा दूं मैं, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई देना, ये बहुत अच्छा मतलब आपका क्विज हो जाएगा एक। आई अपोलोजाइज टू हिम आफ्टर आई रियलाइज माई मिस्टेक। मैंने उससे अपोलोजाइज किया, यानी माफी मांगी, सॉरी बोला। अपोलोजाइज करना, सॉरी बोलना। और कब, जब मैंने महसूस किया अपनी गलती को, रियलाइज किया मेरी मिस्टेक को। दोनों काम पास्ट में हुए, गलती भी पास्ट में मांगी है, सॉरी भी पास्ट में मांगी है, और मिस्टेक को यानी गलती को एनालाइज भी या रियलाइज भी पास्ट में किया है। दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ, पहले गलती फील हुई या पहले सॉरी मांग लिया। पहले सॉरी मांगा होगा ना, फिर ही गलती फील की होगी। ऐसा नहीं होता, पहले आप गलती फील करोगे, उसके बाद सॉरी मांगोगे। आपने सॉरी मांगा बाद में इस घटना के, तो ये घटना पहले हो चुकी है, समझ पाए। अब जो पहले से पहले हो चुकी है उसको पास्ट परफेक्ट में लिख दो, जो बाद में हुई है उसको इंडेफिनिट में लिख दो। तो ये घटना पहले हुई है, तो आफ्टर आई हैड रियलाइज्ड माय मिस्टेक आई अपोलोजाइज्ड, यहां पे V2 लगा दो, अपोलोजाइज टू। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आसानी तो है ये। द कॉन्सेप्ट स्टार्ट बिफोर वी रीच द वेन्यू। कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, इससे पहले हम वेन्यू पहुंचते। पहले क्या हुआ, पहले कॉन्सेप्ट शुरू हुआ या पहले हम रीच किए। पहले कॉन्सेप्ट शुरू हुआ,
तो स्टार्ट होने का काम जाएगा पास्ट परफेक्ट में। द कॉन्सर्ट हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द वेन्यू। इजी है ना। चल अब देखो ये आफ्टर बिफोर से समझ आ गया होगा आपको। कभी कभी आफ्टर बिफोर नहीं भी लगे होते। जैसे अगला देखो, द लोकल्स ऑलरेडी पुट आउट द फायर बाय द टाइम फायर फाइटर्स अराइव। लोकल्स ने पुट आउट कर दिया था फायर को। पुट आउट करना यानी एक्सटिंग्विश करना, बुझाना। लोकल्स ने बुझा दिया था आग को जब तक, बाय द टाइम, जब तक फायर फाइटर्स वहां पे पहुंचते। पहले कौन सा काम हुआ? पहले आग को बुझाया। बाय द टाइम मतलब जब तक ये घटना हुई तब तक ये हो चुका था। ऑलरेडी से पता है पहले ही हो चुका था। तो पहले बुझा चुके थे। तो लोकल्स ऑलरेडी हैड पुट आउट द फायर। ये पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। V1 V2 V3 सेम है इसकी। पुट पुट पुट। तो लोकल्स हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी बीच में डाल दो, पुट आउट द फायर बाय द टाइम फायर फाइटर्स अराइव्ड। अब इसको अप्लाई करो इस सेंटेंस पे। दो घटनाएं हुई हैं यहां। जब तक सरकार ने अपनी गलती को पहचाना तब तक बहुत सारी रिपोर्ट्स और एनालिसिस इंडिकेट करने वाले थे जो कि सरकार एक अस्त व्यवस्था में है वो पब्लिक किए जा चुके थे। जब तक ये हुआ ना तब तक ये काम पहले ही हो चुका था। ऑलरेडी पहले ही हो चुका था। तो भाई साहब इसको पास्ट इंडेफिनिट में क्यों लिखा हुआ है? पास्ट परफेक्ट बनाओ। पैसिव वॉइस है लेकिन बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो यहां पे वर की जगह लगा दो हैड ऑलरेडी बिन मेड। अब मैं एक्टिव पैसिव और टेंस नहीं करवा रहा हूं यहां पे, फिर वो लंबी हो जाएगी क्लास। टेंस तो आनी चाहिए आपको भाई। हैव V3 क्या होता है, हैड V3 क्या होता है, एक्टिव में कैसे, पैसिव में कैसे। तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस में V3 और पास्ट परफेक्ट पैसिव में तो हैड बिन प्लस में V3। तो मैंने वर को निकाला और यहां लिख दिया हैड ऑलरेडी बिन मेड पब्लिक। आ गया समझ में? लिख दो कमेंट्स में कितने बच्चों को, कितने स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। मजा आ जाएगा मुझे भी देख करके। और नहीं आया हो तो भी लिखना, किसी और तरीके से, किसी और कहानी के साथ करवाएंगे। वैसे तो सबसे इजी तरीका था। और जब आप ये काम कर रहे हो ना तो भाई साहब ये ऊपर वाले को पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है, इसको इंडेफिनिट में लिखो। ये काम बाद में हुआ ना। तो गवर्नमेंट फाइनली रिकॉग्नाइज्ड। तो ये थी आपकी एरर नंबर 3 या 4। अब आ जाओ सबसे लास्ट वाली एंड गेम एरर, जो एकदम ठीक है ना टॉप के ऊपर है। ये एरर कहलाती है डैंगलिंग मॉडिफायर्स की। मैं चाहता हूं एक सेंटेंस और दो सेंटेंसेस को आप खुद से पढ़ के इनका मीनिंग निकालो। ट्राइंग टू मेंटेन स्टेबिलिटी अ न्यू फिस्कल पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड। ट्राई करते हुए मेंटेन करने को, बनाए रखने को, स्थिरता को, एक नई आर्थिक पॉलिसी को, नीति को लॉन्च किया गया था। सही तो है भाई। कोशिश कर रहे थे हम स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा करते हुए ट्राई क्या हुआ? एक नई आर्थिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया। देखो सेंटेंस में मीनिंग निकल गया लेकिन एरर है। ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है। कैसे? देखो सब्जेक्ट है अ न्यू फिस्कल पॉलिसी, वर्ब है इसकी वॉज लॉन्च्ड, वॉज प्लस में V3 पैसिव में। सही बात है। और ये जो पूरा काम है ये है पार्टिसिपल फ्रेज प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब देखो पार्टिसिपल फ्रेज को कोई काम जो हो रहा है उसमें, देखो काम तो इसमें भी हो रहा है। ट्राई करते हुए स्टेबिलिटी को मेंटेन करने को काम तो हो रहा है ना। पार्टिसिपल फ्रेज का जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट वही होता है जो मेन क्लोज का सब्जेक्ट होता है बाय डिफॉल्ट। मेन क्लोज का सब्जेक्ट कौन है? अ न्यू फिस्कल पॉलिसी। तो मतलब पार्टिसिपल का सब्जेक्ट कौन हो गया? इसका भी यही हो गया, फिस्कल पॉलिसी। अब मुझे बताओ फिस्कल पॉलिसी को लॉन्च किया गया था तो क्या फिस्कल पॉलिसी ही ट्राई कर रही थी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना? ऐसा होता है क्या? मान लीजिए सेंटेंस ऐसा है, घर को साफ रखते हुए मैंने, घर को साफ रखने की कोशिश करते हुए मैंने एक हाउसमेड को नौकरी पे रखा। मैंने हाउसमेड को नौकरी पे रखा है, कोशिश भी मैं कर रहा हूं घर को साफ रखने की, लेकिन इस केस में यहां पे फिस्कल पॉलिसी कोशिश नहीं कर रही है जो है मेंटेन करने की स्टेबिलिटी, सरकार कोशिश कर रही है। पॉलिसी को जो लॉन्च करने वाली सरकार है बाय द गवर्नमेंट, उसने कोशिश किया है स्टेबिलिटी को मेंटेन करे। तो ये जो आप पार्टिसिपल फ्रेज देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में गलत तरीके से न्यू फिस्कल पॉलिसी नाम के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल फ्रेज या मॉडिफायर, जिसका सब्जेक्ट जो है उससे मैच ना हो रहा हो। अब इसका इलाज क्या करना है? बड़ा सिंपल इलाज है। इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट को वो बना दो जो इस पार्टिसिपल फ्रेज से अटैच हो सके। अ न्यू पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड, इसको ऐसा नहीं लिख सकते द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू फिस्कल पॉलिसी। पैसिव है, इसको एक्टिव बना दो, उल्टा कर दो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अ न्यू फिस्कल पॉलिसी वॉज लॉन्च की जगह लिख दो द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू फिस्कल पॉलिसी। जैसे ही द गवर्नमेंट सब्जेक्ट बनेगा ये पार्टिसिपल से कनेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा करके बताया मैंने, बड़ा आसान तरीके से आप कोई भी सेंटेंस अगर मिले तो उसको आप सही कर सकते हो। अगर ऐसा ना कर पाओ, ये आपको इजी ना लग रहा हो, तो इसका एक और तरीका दिया गया अंग्रेजी में सही करने का। जिस आदमी ने, जिस चीज ने इस काम को किया उसका नाम यहां लिख दो, बाकी सब वैसा रहने दो। अ न्यू पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड, इसको मत छेड़ो, जिसने ये काम किया है ना उसका नाम इसके आगे डाल दो। जैसे यहां पे काम करने वाला है द गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज। ऐसा पार्टिसिपल फ्रेज जो अपना सब्जेक्ट खुद साथ में लेके आया है। समझ पा रहे हो? आप किसी घर जाते हो, कुर्सी साथ लेके जाते हो, अपनी मेज कुर्सी टेबल नहीं लेके जाते हो ना। आपको पता है मैं जाऊंगा, मुझे कुर्सी बैठने को मिलेगी, सोफे पे बिठाएंगे। लेकिन ये ऐसा पार्टिसिपल फ्रेज है, बेचारा ये अपनी कुर्सी भी साथ लाया है, यानी अपना सब्जेक्ट ये साथ में लेके घूमता है। ये बिल्कुल ऐसा है, इस तरीके से आप इसको याद रखें, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज। चलो अब बाकी के सेंटेंस भी ऐसे करने हैं। फ्रस्ट्रेट होकर के ब्यूरोक्रेसी के साथ रिफॉर्म्स की जरूरत थी। रिफॉर्म्स है सब्जेक्ट और फ्रस्ट्रेट है पार्टिसिपल। रिफॉर्म कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता, सुधार को तो जरूरत है हमें, फ्रस्ट्रेट तो पब्लिक है। तो या तो यूं लिखो फ्रस्ट्रेटेड विद ब्यूरोक्रेसी, द पब्लिक नीडेड रिफॉर्म्स। यहां पे पब्लिक सब्जेक्ट बन जाएगा और फ्रस्ट्रेटेड से कनेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहां पे लिख दो द पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड विद ब्यूरोक्रेसी, रिफॉर्म्स वर नीडेड। तो या तो आप इसकी कुर्सी इसके साथ में रख दो, द पब्लिक नाम का पार्टिसिपल फ्रेज है ना, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज, और बाकी पड़ा रहने दो वैसा का वैसा। या फिर मेन क्लोज को औंधा कर दो, सब्जेक्ट को पहले ले आओ जो इससे कनेक्ट हो सके। बस बाकियों में भी यही करना है। अब क्लास को मैं लंबा नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं ये तीनों सेंटेंसेस आप खुद से ट्राई दो। अपने विवेक से काम लेना है, बुद्धि विवेक चेतना को जगाना है। कर सकते हो इसीलिए दे रहा हूं मैं। अगर ये कोई ऐसी चीज होती ना जो कर नहीं सकते आप, तो मैं करवा ही देता। फिर ट्राई करो, कमेंट्स में डालो, और इसको अपने अप्लाई करेंगे अब सेंटेंस के ऊपर। तीनों सेंटेंस आपके सामने हैं, एक बार अप्लाई करके देख लो। हैविंग रिव्यूड का क्या करूं, स्ट्रगलिंग का क्या करूं, हैविंग एनालाइज का क्या करूं, मैं इनके आंसर भी कमेंट सेक्शन में डालूंगा। चलो अब अगर ये फॉर्मूला आपने सीखा तो इसको यहां अप्लाई करो। देखो जी, हैविंग सॉलिसिटेड नो पब्लिक सपोर्ट, ये सॉलिसिट किसने किया है भाई? पब्लिक से सपोर्ट कौन मांगेगा अपनी पॉलिसीज के लिए? पब्लिक से सपोर्ट तो सरकार ही मांगेगी ना। कौन मांगेगा? रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ही मांगेगा ना। लेकिन सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है मेन मल्टीपल एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स। अरे रिपोर्ट ने थोड़े ना पब्लिक से सपोर्ट मांगा था, प्रशासन ने मांगा था। तो क्या करें? प्रशासन को सब्जेक्ट बना दो। तो लिख दो, इसको मैं बोल रहा हूं, थोड़ा इमेजिन करना, विजुलाइज करना। प्रशासन को सब्जेक्ट बना रहा हूं। बाय द टाइम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इट्स अवर्सनेस फॉर क्रिटिकल रिफॉर्म, द रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन was indicated in a shambles by multiple analysis and reports made public। थोड़ा सा मैं कर रहा हूं, इसको सिंथेसाइज कर रहा हूं मैं सेंटेंस अपने हिसाब से बोल के। सही है वैसे, सब्जेक्ट बनाना है मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो कैसे बनाऊंगा? द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंडिकेटेड टू बी इन अ शैम्बल्स बाय मल्टीपल एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स मेड पब्लिक, या ऑलरेडी मेड पब्लिक। वर मत लगाना, बाय रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स कौन सी है? जो मेड पब्लिक हो गई है। तो एक तरीका तो ये है इसको सिंथेसाइज करने का। दूसरा तरीका क्या है? आसान वाला, आप एडमिनिस्ट्रेशन को यहां सब्जेक्ट बना दो। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन हैविंग सॉलिसिटेड नो रिफॉर्म। अब यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी बार मत लिखो, पहले लिखा हुआ है रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहां पे लिख दो इट। ठीक है, इट लिख दो। इसके लिए एक बार पहले जो चीज लिख चुके हो, दूसरी बार उसको पूरा मत लिखो, उसका प्रोनाउन यूज करो इट हैविंग सॉलिसिटेड नो पब्लिक सपोर्ट। तो ये था जी एंड गेम। इसके बाद कुछ नहीं है। किसी भी एग्जाम को उठा लेना, इससे अच्छे लेवल के कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। और ये हमने इस तरीके से इसको तोड़ा है कि 10वीं 12वीं का बच्चा भी बड़े आसानी से समझ सके। तो चलिए रैप अप करते हैं क्लास को, है ना। मुझे भी अभी
आगे जर्नी करना है कल के लिए। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, जो आपने सीखा है ना वही इस पे अप्लाई होगा। ये मिनिएचर वर्जन है उसी वाले सेंटेंस का। डैंगलिंग मॉडिफायर भी मिलेगा, उल्टे पुल्टे नाउन भी मिलेंगे, देख लो इसमें, है ना। टेंस भी देख लेना, परफेक्ट कौन सा और सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल। इस सेंटेंस में आपको कम से कम 3-4 एरर्स मिलेंगी। सही करो इसको और कमेंट्स में पोस्ट करना। मैं फर्स्ट कमेंट में इसको सही करके डाल रहा हूं, वहां से आप मैच कर लोगे, ठीक है। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना अगर पसंद आती है, समझ में आती है तो। आपकी पसंद, आपके प्यार के ऊपर ही चैनल चलाया जाता है, और आपके लाइक्स और शेयर्स इस चैनल को सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका। अगली क्लास में आपसे मुलाकात लेंगे। सारे आंसर्स मैं पोस्ट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में, इंक्लूडिंग दीज 3 सेंटेंसेस। अंटिल देन, साइन आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।